જે કાર્ય અર્થે આપણે સૌ એકત્રિત થયા છીએ તે કાર્યની પૂર્ણ છણાવટ આપણા સૌની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવા માટે ભીનમાલ રાજસ્થાનથી આપણા વચ્ચે પધાર્યા છે આદરણીય બ્રહ્માકુમારી ગીતાબહેન. બ્રહ્માકુમારી ગીતાબહેન બ્રહ્માકુમારી સંસ્થાનું એક એવું વ્યક્તિત્વ છે જેની માંગ સમગ્ર દેશમાં નહીં પણ વિદેશમાં પણ. ભારત દેશની અંદર પરમ દિવસે તેઓ દિલ્હી હતા, એના આગલા દિવસે લખનૌ હતા, ગઈકાલથી સુરતમાં છે અને આગળ ચાલતા એમની યાત્રા નિરંતર આગળ વધી રહી છે. એવા પ્રખર વક્તા આજે આપણને સૌને પ્રાપ્ત થયા છે. બ્રહ્માકુમારી ગીતાબહેન વેલ્યુ એજ્યુકેશન અને સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં ડિપ્લોમા કરેલ છે. આપે રાજયોગ પ્રશિક્ષણ, તણાવમુક્ત મેનેજમેન્ટ, યુવા સશક્તિકરણ, નારી સશક્તિકરણ વગેરે વિષયો ઉપર દેશભરમાં યુનિવર્સિટી, કોલેજ, કોર્પોરેટ ક્ષેત્રની અંદર પોતાની સેવાઓ આપી છે. આપ રાજયોગા એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ ફાઉન્ડેશનના યુવા પ્રભાગના એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીના મેમ્બર છો. આપે ઈશ્વરીય સેવાર્થ ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઓસ્ટ્રિયા, ઇટાલી, નેપાલ, દુબઈ, શારજા, અબુધાબી જેવા અનેક દેશોમાં ભ્રમણ કરેલ છે. ભીનમાલ ક્ષેત્રની અંદર આજ સુધીમાં 105થી પણ વધારે સ્વાસ્થ્ય તપાસ શિબિરનું આપે આયોજન કર્યું છે, જેનાથી 40,000થી પણ વધારે લોકો લાભાન્વિત થયેલા છે. આવી વિશેષ હસ્તી દ્વારા 8,000થી પણ વધુ લોકોના મોતિયાબિંદુના ઓપરેશન વિનામૂલ્યે કરાવવામાં આવ્યા છે. બાળકો અને યુવાનો માટે વ્યક્તિત્વ વિકાસ શિબિર, જીવન કૌશલ્ય તાલીમ શિબિર જેવા અનેક કાર્યક્રમો આપ આયોજિત કરો છો. આપે જૈન ધર્મ, જૈન દર્શન પર વિશેષ ગહન અભ્યાસ કર્યો છે અને તેના ઉપર આપ પ્રવચન, સેમિનાર અને પર્યુષણ પર્વના કાર્યક્રમોમાં પણ સેવાઓ આપી રહેલ છો. બ્રહ્માકુમારીઝની યુવા પ્રભાગ દ્વારા 2006માં થયેલ સ્વર્ણિમ ભારત યુવા પદયાત્રાની એક ટીમનું આપે સફળ સંચાલન કરેલ છે. આવી વિરલ હસ્તી આદરણીય ગીતા દીદીને આપણે સૌ એક વખત જોરદાર તાલીઓથી વધાવીએ અને તેમના મુખે પરમાત્મા આપણને સૌને જે પ્રેરણા આપે તેને આપણે સૌ સ્વીકાર કરીએ. પૂર્ણ એકાગ્રતાથી સાંભળીશું આદરણીય ગીતા દીદીજી. ओम शांति. थोड़ा जोश से बोलेंगे, ओम शांति. युवाओं का कार्यक्रम है. मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, आदरणीय दीदियाँ और आप सभी भारत के उज्जवल भविष्य को बनाने वाले और अपने जीवन को भी सतत ऊर्जावान रखते हुए आगे बढ़ने वाले देश के कर्णधार युवाओं को हम माउंट आबू की पवित्र भूमि की याद देते हैं. जैसा कि अभी कविता बहन ने बहुत सुंदर रूप से Y20 का एक परिचय दिया, युवा प्रभाग ब्रह्मा कुमारी इसका तो हमेशा से युवाओं से मिलना और युवाओं के जीवन को सफलतम बनाने की विविध प्रवृत्तियां कर रहा है. लेकिन आज हम सभी यहाँ पर इस Y20 प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल रहे हैं. T20 ये तो आप सभी जानते हैं, आजकल भी IPL चल रहा है तो 2020 मैच से तो परिचित है. तो ऐसे में Y20 आज आप खेल रहे हैं और इस Y20 में भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि देश के अंदर युवा स्वस्थ बने, युवाओं को जीवन की वास्तविक सफलता, आंतरिक शक्ति का अनुभव हो, वेल बीइंग का अनुभव हो और
स्पोर्ट्स जो कि दुनिया में आज भारत के युवाओं ने अनेकतम रिकॉर्ड अब हासिल करना शुरू कर दिया है, लेकिन बावजूद उसके स्पोर्ट्स में बहुत बड़ी एक आज भी गुंजाइश है आगे बढ़ने की। तो इन तीनों विषयों पर देश के युवाओं को विभिन्न माध्यमों से जागृत किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं भारत देश की, तो देश के अंदर जब पहले 35 साल तक का व्यक्ति युवा माना जाता था, लेकिन 2014 की जो यूथ पॉलिसी बनी उसके अनुरूप 29 साल तक का युवा उम्र मानी गई है। वैसे तो यूनाइटेड नेशन के हिसाब से तो 24 साल तक की एज यूथ एज है, परंतु अगर आंकड़ों की बात करें तो 35 साल तक के युवा वो तो भारत में लगभग 50 करोड़ है। अगर G20 कंट्रीज़ जो है, जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज़ है, जिसका प्रतिनिधित्व या नेतृत्व यूनाइटेड किंगडम यूके कर रहा है। तो यूके के कारण वो 27 कंट्रीज़ भी साथ में हैं, तो टोटल 46 कंट्री का ये समूह है। 46 कंट्री में एक चाइना को सिर्फ अलग कर दें तो बाकी सारे देशों की टोटल आबादी पॉपुलेशन और भारत के यूथ पॉपुलेशन दोनों बराबर है। और इसलिए भारत के युवा Y20 के माध्यम से जो बात रखेंगे वो इन 46 कंट्रीज तक पहुंचने वाली है। ये कार्यक्रम आपको सिर्फ सुनने का कार्यक्रम नहीं है, ये युवा संवाद के रूप में है। आपकी आवाज़ को सरकार G20 के प्लेटफॉर्म पर लाना चाहती है, क्योंकि एक साल भर भारत में G20 के प्रोग्राम होंगे। दिसंबर 2022 से हमें प्रेसिडेंसी मिली है। नवंबर तक भारत में इन 46 कंट्रीज़ के अलग अलग क्षेत्र के प्रतिनिधि, मंत्री, सचिव वो बैठकें कर रहे हैं। और G20 की एक विशेषता है, शायद आपको पढ़ा ही होगा, अन्य कई सारे समूह है, जैसे G8 है, G7 पहले कहलाता था, अभी G8 हुआ है, उसको ही एक्सपांड करके ये G20 बनाया है। ये जो 46 कंट्री है, ये ऐसे हैं जो दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंट्री है, जिनकी जीडीपी पूरी दुनिया की जीडीपी की 85% है, वो 46 कंट्री में है। कंट्री के द्वारा उसका जीडीपी में योगदान है। और जो विश्व व्यापार है, ट्रेड की बात करें तो 75% विश्व व्यापार भी इन 46 कंट्रीज़ के पास है। उनका मिलना, भारत में आके मिलना, भारत के अलग अलग स्थानों पर भारत के कल्चर को, भारत के लोगों को जानना, भारत के लोगों के साथ मीटिंगें करना, तो इस वर्ष को दुनिया में हम सभी अपने इतिहास में गोल्डन ईयर के रूप में देखेंगे। क्योंकि हम सब सुनते आए, बहुत से भाषणों में हमारे विवेकानंद जी ने भी कहा कि भारत एक समय क्या था, क्या कहते, विश्व गुरु था, और पुनः वहाँ ले जाना, ऐसा हम में से बहुत लोगों ने सुना है, बहुत लोग अपनी स्पीच में बोला करते हैं। लेकिन ये जो वर्ष है, इसमें भारत विश्व गुरु की राह पर चलने के लिए बहुत सी संभावनाओं को ले रहा है। और तब अगर Y20 का निर्माण हुआ है तो युवाओं को इसमें सहभागी होना ये बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो G20 की वेबसाइट है उस पर Y20 के सभी प्रोग्राम्स फ्लैश हो रहे हैं। आपने जब यहाँ एंटर किया तो आपको एक स्लिप मिली है, जिसमें आपको अपना नाम नंबर के साथ में एक अपनी राय, अपना सजेशन, अपना थॉट वो देना है
कि जो भी इन 3 विषयों के बारे में यहाँ जानकारी आप लेंगे, उसको केवल सुनना नहीं, लेकिन आप अपना भी की दिक्कतें अपनी है, तो आप इन विषयों पर सुनते हुए, चिंतन करते हुए और अपनी राय भी क्या है ये ज़रूर बताने की कोशिश करना, और वो भर के ही आपको जाना है। जैसे यूनाइटेड नेशन के अंदर जो कुछ विशेष देश है वो वीटो पावर रखते हैं। वीटो पावर आप जानते होंगे कि वो किसी भी फैसले को एक देश भी अगर सहमत नहीं होता तो वो फैसला नहीं हो पाता है, और वो रोक सकते हैं, लेकिन फिर भी वो 5 देश अगर मिल जाते हैं तो बाकी सारे ही देश नाराज़ हो तब भी वो उस फैसले को कर लेते हैं। और इसलिए हम दुनिया में देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया के जो अंडर डेवलपमेंट कंट्री है वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो डेवलप कंट्री है, विकसित देश है, वो धड़ल्ले से कर रहे हैं। चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो परमाणु बम बनाने की बात हो, अणुनीति हो, बाकी सारे देशों को अपने देश में परमाणु कार्यक्रम चलाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, और वे लोग धड़ल्ले से अपना परमाणु कार्यक्रम करते रहते हैं क्योंकि उनके पास वीटो पावर है। लेकिन G20 एक ऐसा समूह है जिसमें शामिल देश, G20 के अंतर्गत जो भी कोई निर्णय होता है उसमें सभी की सहमति होती है, तभी वो निर्णय पारित होता है। इसलिए इसमें सभी देश अपनी राय मजबूती से रखते हैं और उनकी वैल्यू होती है। तो हम चूंकि यूनाइटेड नेशन में तो वीटो कंट्रीज में नहीं है, लेकिन G20 में आज हम प्रेसिडेंट हैं, तो आज देश के युवाओं की बात बहुत मायने रखती है, बहुत वजूद रखती है। इसलिए अपनी राय बनाना, अपनी सोच को बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे भी कहते हैं आदमी चाहे तो तकदीर बना सकता है, आदमी चाहे तो दुनिया की नई तस्वीर बना सकता है, आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। हमारी सोच क्या है? हम केवल इतने तक सोच के रह जाएं कि देश में एक अच्छी सरकार बनाएंगे, संसद में कुछ अच्छे लोगों को भेजेंगे और देश का कल्याण हो जाएगा। लेकिन सारे काम संसद में बैठे हुए लोग नहीं किया करते हैं। देश कहाँ जा रहा है वो केवल संसद या विधानसभा में बैठे हुए लोग तय नहीं करेंगे। भले वो नीतियां बनाएंगे, लेकिन जो जीवन है, फील्ड में जो हम लोग हैं, हमारे आधार पे देश का एक चित्र और चरित्र बनता है। इसलिए हमें निश्चिंत होकर केवल उनके भरोसे देश को छोड़ना नहीं है। हम सब अपने आप में एक लीडर है। आप में से कितने लोग हैं जो खुद को लीडर बनना देखना चाहते हैं या आज भी अपने आप को लीडर समझते हैं? जरा हाथ खड़ा करिए। यस, 1 2 3, राइट। देखो ये छोटा बच्चा भी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये जो लीडरशिप का अपने अंदर संकल्प है, ये लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि किसी पार्टी का टिकट मिल जाएगा तो हम लीडर बन जाएंगे, ये वो लीडरशिप की बात नहीं है। लेकिन हम जहाँ चले, हमारा चलने का, हमारा लक्ष्य, हमारी चाल, हमारा कर्म ऐसा हो कि हमारे पीछे और भी चले, तब हम लीडर हैं। लीडर वो होता है जो दूसरों को भी लीडिंग करना सिखाता है, केवल दूसरे को फॉलो करना नहीं सिखाता, दूसरे की भी ऊर्जा को जगाता है। इसलिए यहाँ पर दीपक जगाया गया। वैसे तो बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है, अंधेरा तो नहीं था, दीपक ही क्यों? किसी एक प्रोग्राम में एक पिता और उसका बेटा गया था, तो जैसे प्रोग्राम के उद्घाटन में दीप प्रज्वलन हुआ, उस बेटे ने अपने पिता से सवाल किया कि पापा लाइटें तो इतनी सारी है, घर में तो सब लोग लाइट जलाते हैं, यहाँ दीपक क्यों जगा रहे अभी तक पुराने ज़माने की?
पापा के पास उसका जवाब नहीं था। थोड़ी देर के बाद वो बेटा खुद ही बोलता है, मैं समझ गया। बोले क्या समझा, बता दे। बोले मुझे पता चला कि एक ट्यूबलाइट से दूसरी ट्यूबलाइट नहीं जल सकती, लेकिन एक दीपक से दूसरा दीपक जग सकता है, इसलिए यहां पर शायद दीपक जगाया है। तो हम सब अपने आप में ऐसा एक लाइट हाउस, एक दीप स्तंभ है। अगर हम अंदरूनी यह बात को स्वीकार करते हैं तो फिर हम अनेकों को रोशन कर सकते हैं, और तब आपके अंदर एक लीडर की क्वालिटी आती है। लेकिन किसी भी सपने को साकार करने के लिए, किसी भी चीज को जीने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए, प्यार करने के लिए, जीवन में कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, सबसे पहली ज़रूरत क्या है? सबसे पहली ज़रूरत है हमारी हेल्थ। अगर हम स्वस्थ हैं, और स्वास्थ्य के मायने ये नहीं है कि हम बीमार नहीं है, हमारा बीपी शुगर ठीक है, इसका मतलब हम स्वस्थ हैं। वो तो अच्छी ही बात है, होना ही चाहिए, सब कुछ पैरामीटर ठीक रहने चाहिए। लेकिन WHO ने भी कहा है कि एक होता है व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा होता है मानसिक स्वास्थ्य, और तीसरा होता है उसका सामाजिक स्वास्थ्य। ये पूर्ण स्वास्थ्य की व्याख्या है। और यहां पर हम कहते हैं कि होलिस्टिक हेल्थ के लिए एक फोर्थ डायमेंशन की भी जरूरत है, और वो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आज फिजिकल हेल्थ की ही अगर हम बात करते हैं तो वैसे तो युवा उम्र, चाहे वो 15 से 35 कह दो, 15 से 30 कह दो, सबसे ज़्यादा व्यक्ति के अंदर शक्तियाँ होती है, जोश होता है, कुछ भी करने के लिए, दौड़ भाग के लिए, आगे बढ़ने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए सक्षम होता है वो। लेकिन आज का युवा अपनी इन शारीरिक ऊर्जा को भी क्या ठीक से संभाल पा रहा है? भारत की ही बात करें तो भारत के अंदर 72% टीनेजर्स की लाइफ बचपन गांव में बीतता है। सही है? शहरों की आबादी के हिसाब से सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड गाँवों का है। और गाँव में आज भी, गुजरात की बात नहीं कर रहे हैं सिर्फ, आज भी गाँव में मूलभूत सुविधाओं की कमी होने की वजह से स्वास्थ्य के लिए जो नॉर्मल आवश्यकताएं हैं वो भी बहुत कम है। जैसा कि शुद्ध पानी, बीमार हो जाए तो नज़दीक में अच्छा हॉस्पिटल होना, फिर पॉल्यूशन ज़्यादा है, गंदगी बहुत है, और गरीबी भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। तो इन सब के कारण बचपन कभी कभी हमारा उतना अच्छा नहीं बीतता, जब हम उतने जागरूक नहीं होते। भारत में कहते 54% लड़कियां और 38% लड़कों में खून की कमी है, जो हमारे शरीर में जितना पर्याप्त होना चाहिए उस पैरामीटर में हम फिट नहीं होते। दूषित जल पीने को आज भी बहुत से लोग मजबूर है, उससे भी वो बीमारियां अपने जीवन में लाते हैं। तो भारत में जैसे यूनाइटेड नेशन के हिसाब से कम 1000 लोगों पे एक डॉक्टर तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ डॉक्टर्स बैठे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 1400 से 1500 लोगों पे एक डॉक्टर है, और वो भी शहरी क्षेत्र में। गांव के क्षेत्र में अभी भी डॉक्टर्स की भी कमी है, और इसलिए समय रहते ठीक इलाज नहीं मिलता,
दूर पहुंच नहीं पाते, इसके कारण भी बहुत सी डिजीज बढ़ जाती है। तब हेल्थ की बात भारत में करना तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। दूसरा, कहीं ना कहीं हमारे देश को आज़ादी मिली, 47 में अंग्रेज चले गए, लेकिन आज भी अंग्रेजियत का आकर्षण बहुत है। एम आई राइट? राइट? और आज भी वो वेस्टर्न जो प्रभाव है हमारे ऊपर, उसके कारण हमारे फूड में और हमारे रहन सहन में भी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर उस वेस्टर्न लाइफस्टाइल का असर है। बुरी बात नहीं है, परंतु कुछ चीज़ें हमें सूट नहीं भी होती है तब भी हम ले रहे हैं। ऐसे देश जहाँ पर 6-6 महीने तक सूर्य की रोशनी नहीं मिलती, वो फ्रिज में रखा हुआ और इस तरह का फ्रोज़न फूड खाने को, डीप फ्रिज वाला खाना खाने को मजबूर है, वो नॉनवेज खाने को मजबूर है। लेकिन हम जहाँ पर तीनों ही ऋतुओं को, बड़ी मेहरबानी है हमारे देश में, हमें फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल सब कुछ मिल रहा है, बावजूद इसके आज के युवा को पसंद क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? वही पिज़्ज़ा, बर्गर और कई सारी चीज़ें, चाउमीन। और इसके कारण वो अपनी फूड सिस्टम अपने ज़रूरत के हिसाब से नहीं लेता है। नाइट पार्टीज, है ना, उनकी वो मजबूरी थी, लेकिन हमारे यहाँ पर भी ये प्रचलन बढ़ता जा रहा है। जैसे ये जो जींस का प्रयोग आप कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत समय तक वो लोग लगे रहते हैं और ठंडी और इस तरह का मौसम की अनुकूलता नहीं है और उनको हर जगह पर एयर कंडीशन मिलता है, तो वो कितने भी गर्म कपड़े उसको पहन सकते हैं, बड़े कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन उसी को फॉलो करते हुए अपने युवा भी 45 डिग्री टेम्परेचर में भी वो उस टाइप के कपड़े पहन के शादियों में नाच रहे। बहुत सी चीज़ें ऐसी हम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें प्रैक्टिकल होना है कि मेरे शरीर के साथ मुझे न्याय करना है। ये शरीर बहुत कीमती है, हमें उसके साथ हमारे देश की ऋतुओं के अनुकूल खाना है, पीना है, पहनना है। इससे हम अपने देश के वातावरण में अच्छी तरह से हेल्दी होके जी सकते हैं। दूसरा, हेल्थ के लिए अच्छी पर्याप्त नींद भी होनी चाहिए। आज हमारी नींद को सबसे ज़्यादा कौन खा रहा है? वेरी कॉमन आंसर है ना। एक दोस्त जो सदा हमारे साथ रहता है, कभी कहते थे, हम बच्चों को कहानी सुनाते थे कि भाई जो धनमाल है वो तो कहीं भी छूट जाएगा, सगे संबंधी भी आपके स्मशान तक छूट जाएंगे, आपके कर्म आपके साथ चलेंगे, सबसे ज़्यादा उससे प्यार करो। लेकिन आज हम सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं? कुछ भी खो जाए इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर अपना मोबाइल खो गया तो कितना परेशान होते हैं। माता पिता से दूर होने पर शायद उतनी परेशानी नहीं होती जितनी 3 घंटा वाईफाई नहीं मिले कहाँ पे, तो बिना इंटरनेट के रहने में परेशान हो जाते हैं। तो एक विषय इसके अंदर हमने जोड़ा है, डिजिटल डिटॉक्स। उससे कंपनियां विदेश में डिजिटल डिटॉक्स डे रखती है, डिजिटल डिटॉक्स आवर्स रखती है कि कम से कम इतने घंटे आप मोबाइल से दूर रहेंगे, एक दिन के लिए मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे। क्योंकि इस इंटरनेट के साथ जुड़े हुए, मोबाइल के साथ जुड़े हुए जब से हम जीवन को देख रहे हैं, तब से एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और उसकी पहली असर हमारी हेल्थ पे होती है। रात को समय पर हम नहीं सोते। एक भाई ने मुझे कहा, युवा ने, कि दीदी क्या करें, दिन भर हम बिज़ी रहते हैं और कंपनी वाले 2 GB डाटा फ्री देते हैं
और कैसे भी 2 GB पूरा तो कर लें, यूज़ कर लें। एक चीज़ याद रखिएगा, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता है। होता है? कुछ भी फ्री नहीं होता है। जिस 2 GB को यूज़ करने में आप रात को 12 बजा देते हैं, बड़ी कॉमन बात हो गई है। और जो पर्याप्त नींद का, अच्छी नींद का जो समय होता है वो 10 बजे से 4 बजे तक का होता है। वो गहरी नींद, अच्छी नींद का समय बीत जाने के बाद और लंबे समय तक स्क्रीन के सामने, लाइट के सामने आंखें रहती है, तो ब्रेन को मैसेज ये जाता है कि आपका जागने का समय है। कम से कम सोने से 1 घंटा पहले अगर आप अपने मोबाइल को बंद कर देते हैं तो सोने के लिए आवश्यक हार्मोन्स क्रिएट हो सकते हैं। ब्रेन आपका स्वीकार करने लगता है कि अब आप फ्री हो गए हैं, अब आप नींद के लिए जा सकते हैं। लेकिन एक तो ये बहुत बड़ा कारण हो गया है। दूसरा, मोबाइल के अंदर केवल मोबाइल यूज़ करने की बात नहीं है, लेकिन किसी ज़माने में हम लोग एक पोस्टर देखा करते थे। गुजरात में मैंने जगह जगह देखा था, दारूडियो दारू ने શું પીવાનો, દારૂ જ દારૂડિયાને पी जाई छे। क्या हम यही बात मोबाइल के लिए कह सकते हैं? मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल के द्वारा बहुत सी कंपनियां, बहुत से लोग आपको यूज़ कर रहे हैं? एक बार किसी चीज़ को सर्च कर लो, उस चीज़ की एडवर्टाइज कितनी जगह आपके पास आती रहती है, आती रहती है। फेसबुक पे आपने एक चीज़ को खरीदने के लिए क्लिक कर दिया, छोड़ दिया, उसके बाद आप इंस्टाग्राम खोलोगे तब भी वही चीज़ की एडवर्टाइज आएगी, यूट्यूब खोलोगे तब भी वही आएगी, ट्विटर खोलोगे तब भी वही आएगी, कहीं ना कहीं वो फ्लैश होती। किसको पता चला कि आपने क्लिक किया था? फेसबुक पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आज सबके ब्रेन को अपने कब्जे में कर लिया है। वो जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, वो जानते हैं आपका क्या पसंद है, वो जानते हैं आपको किस में आनंद मिल रहा है, सब कुछ आपका पता चलता है। आपकी हर सर्च को रिकॉर्ड किया जा रहा है, आपके हर मैसेज को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इसीलिए अपराध जगत में आपने सुना ही होगा, जब किसी अपराधी का मोबाइल हाथ में आ जाता है तो सारे भेद खुल जाते हैं। तो ये मोबाइल ही नहीं है, ये जीता जागता कभी भी फट सकता है ऐसा बॉम्ब है जिसको आप लेकर के हमेशा चल रहे हैं। छोटे बच्चों से आदत पड़ती जा रही है। मम्मियों को लगता है कि मेरा बेटा खाना नहीं खाता है, मोबाइल दिखा दो खा लेगा। और वो मोबाइल, भोजन के साथ साथ बहुत सी चीज़ें और मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन भी, वो भी साथ साथ उसके पास परोसते रहते हैं, जाने अनजाने। बहुत सी चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा इसका एडिक्शन है। मोबाइल के ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन जुआ, और ये हमारी बहुत बड़ी करुणता है कि युवाओं के जो आइडल है, आइकॉन है, आदर्श है, वो या तो गुटखा बेच रहे हैं या तो ऑनलाइन जुआ खेलना सिखा रहे हैं। मैं सही हूँ? सही हूँ? बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में केसर का दम। और एडवर्टाइज कौन करता है? जो फिल्मों में महाराणा प्रताप बन के या पता नहीं कौन कौन से रोल करके आपके सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत हुआ है। कहीं ना कहीं आपके अंदर छवि बनी हुई है हीरो की, और वो आपके लिए कंपनी की तरफ से करोड़ों रुपया लेके खुद नहीं खाता, लेकिन आपके लिए वो रंग बिरंगी पाउच बेच रहा है। ये बहुत बहुत करुणता है। Y20 के चेयरपर्सन हमारे अयोध्या के प्रोग्राम में अभी हमारे साथ में थे, तो मैंने
एक बात उनसे कही थी कि क्या आप ऐसे खिलाड़ियों के ऊपर भारत सरकार नेशनल टीम में खेलना बंद कर दे अगर वो गुटखे का विज्ञापन करे या ऑनलाइन जुए का विज्ञापन करे, तो उसको राष्ट्रीय टीम में खेलने नहीं देना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव आगे ला सकते हैं। उनको बड़ी अच्छी लगी वो बात कि आप लोग ये बात उठा सकते हैं। क्या है, युवा मानस ऐसी कच्ची धरती है, उसको लगता है कि अगर सचिन तेंदुलकर पेप्सी पीता है तो ये बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर इज ए मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेटर। या कोई भी, मैं किसी पर्सनली किसी का नाम लेके किसी के लिए मैं हेट्रेट नहीं रखती हूं, लेकिन आज ये हो रहा है। और युवाओं को जैसे मोबाइल के कारण इतना मानसिक उनका शक्तियों को ऑक्यूपाई कर लिया गया है, इसी तरह से दूसरा हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन अनेक प्रकार के एडिक्शन, नशा भी और मोबाइल भी, दोनों का एडिक्शन बढ़ता जा रहा है। वास्तव में व्यक्ति नशा क्यों करता है? उसके शरीर में जो तत्व ज़रूरी है उनमें से कुछ तत्वों की कमी होती है। जैसे कहते हैं कि सल्फर की कमी होती है तो वो तलब लगती है और वो टोबैको की तरफ जाता है, जिससे उसको वो पूर्ति हो जाती है, इसीलिए वो उस तरफ आकर्षित होता है। अगर वही चीज़ें आप अपने भोजन में ले लें, आप अपना खान पान में सभी न्यूट्रिशंस का ध्यान रख लें, तो शायद आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े। अभी ब्रह्मा कुमारी भारत सरकार के साथ एक नशा मुक्ति अभियान भी प्रारंभ हो रहा है। उसमें इस तरह के कई सारे कार्यक्रम को चलाया जाना है। केवल अदरक के टुकड़े पर आप नींबू निचोड़ के थोड़ा सुखा दें और उन टुकड़ों को मुखवास की तरह खाते रहें, आपको जो तलब लगती है बार बार सिगरेट पीने की वो नहीं होगी। लेकिन आज हम लगातार विज्ञापनों में देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, फिल्मों में देख रहे हैं, और फिर दोस्तों का प्रेशर होता है, दूध पीता बच्चा है क्या, अभी तक दूध पिएगा, अभी तो कुछ और पीने का टाइम चल रहा है। पार्टी में आए हो, दूध पीने थोड़ी आए हो, सॉफ्ट ड्रिंक पीने थोड़ी आए हो। और फिर वो प्रेशर क्या करता है, मैं भी अब बड़ा हो गया हूं, इसलिए मुझे भी वो सब कुछ करना चाहिए जो लोग करते हैं। इंडोनेशिया का एक 18 महीने का बच्चा अपनी माँ के साथ में रोड पर, उसकी माँ कुछ छोटा छोटा सामान रोड पर बेचने के लिए बैठती थी, वो बच्चे को साथ लेके आती थी। चलते फिरते सब लोग सिगरेट पी के छोड़ते जाते थे, उन टुकड़ों को उठा के उसने आदत डाली। शुरू में माँ बाप भी मजाक करते थे कि देखो 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 मेरा बच्चा सिगरेट पीना सीख रहा है, उसको लगा कि ये तो खाली हाथ में उठा रहा है, लेकिन उस बच्चे की ऐसी आदत हो गई, आप वीडियो देखना यूट्यूब पर, वो एक दिन की 40 सिगरेट पीने लगा था। 18 महीने का बच्चा, 2 साल का हुआ तब तक पक्का आदी हो गया था। बड़ी मुश्किल से बहुत भत्सना हुई उनके माँ बाप की कि क्या कर दिया आपने, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो देखो, जिस चीज़ पर भी अटेंशन रहता है वो चीज़ धीरे धीरे अपनी पर्सनालिटी में लाना बहुत इजी हो जाता है। तो आप मोबाइल के द्वारा या विज्ञापनों के द्वारा आज इन सब चीज़ों को जो देख रहे हैं, इससे धीरे धीरे आपके अंदर उन चीज़ों के प्रति जिज्ञासा होना, आकर्षण होना बहुत स्वाभाविक है। और इसलिए युवाओं को ये कंपनीज तो बंद नहीं होंगी, उसके कई कारण है। लोग हमको कहते हैं बहन जी सरकार को बोलो इन कंपनियों को बंद करा दो, लेकिन उसके पीछे तो बहुत बड़ी पॉलिसी बनने का टाइम है और वो भी होगा। लेकिन पहले मुझे क्या करना है, वही चीज़ बिकती है जिसकी डिमांड होती है। जब डिमांड खत्म तो कंपनी को तो बंद होना ही पड़ेगा। तो एंटी हेल्थ ये सारी हैबिट्स को हम खत्म करें और शांत मन से तनाव मुक्त होके रात्रि को समय पर सो पाएंगे, तो आप सदा हेल्थ का अच्छा
अनुभव करेंगे। आज तनाव भी अनेक बातों के हैं, कंपटीशन है, ईर्ष्या है, एक दूसरे से मनुष्य छोटी छोटी बातों में नफरत कर लेता है। पहले बहुत प्यार, ब्रेकअप हुआ तो बहुत नफरत होता है ना। जिस चीज में आप बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं उसी चीज में बाद में आपको बहुत ज्यादा नफरत भी हो जाती है। और इन्हीं सारी चीजों में गम, चिंता, टेंशन, उसमें भी कुछ लोग हेल्थ अपनी खराब कर देते हैं। तो युवाओं को सक्षम होना है। हमारे आदर्श कौन है? श्री राम और श्री कृष्ण का ये देश है। स्वामी विवेकानंद ने यहाँ जन्म लिया, श्री राम कृष्ण परमहंस ने यहाँ जन्म लिया, और वे सब आदर्श जीवन के धनी थे। आज हम उनको पूज रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं, लेकिन हम खुद फॉलो किसको कर रहे हैं? किधर जा रहे हैं हम? अपने आप से पूछें, मैं किसका वंशज हूं? श्री राम के हाथ में देश और दुनिया की रक्षा करने का धनुष्य था, तो श्री कृष्ण के हाथ में अति इंद्रिय आनंद की सुंदर मुरली थी। और आज हमारे हाथ में क्या है? हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बड़े बड़े शास्त्र लिखे, दुनिया को आयुर्वेद दिया, दुनिया को सुश्रुत ने सबसे पहले ये कितनी अच्छी सर्जरी का ज्ञान दिया, कितनी सारी ऐसी चीजें जो भारत की देन है। जीरो भगवान दुनिया को भारत ने दिया। लेकिन वो सब कौन थे? जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधनाएं करते थे, एकांत में रहते थे, शुद्ध सात्विक अन्न लेते थे, तब भारत हमारा इतना गौरव को प्राप्त था। अगर हमारे देश के युवा इस तरह की अपनी दिनचर्या, आदतें और इस तरह की जीवन शैली में अगर पड़ेंगे तो क्या भारत इतना सिरमौर बन पाएगा? और देश को ऊपर ले जाने की जिम्मेवारी हम सबकी है या नहीं है? बताइए, हम सबकी है या नहीं है? या हम दूसरे को कोसते रहेंगे? जैसे हमारी एक आदत है, हम ब्लेम कर देते, क्या है सरकार ही ऐसी है, बदल दो, वही ऐसे है, बदल दो, है ना। इन सब से कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि हम स्वयं देश के विकास में, देश की अस्मिता, संस्कृति को बचाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और ये युवा ही कर सकता है। जब आईसीएस का एग्जाम पास करके और जो हमारे देश के सुभाष चंद्र बोस 4th नंबर आया था उनका, और इंग्लिश में वो फर्स्ट थे, जब उनको कहा गया कि आप शादी करो, उन्होंने कहा मेरी मातृभूमि जंजीरों में बंधी हुई है और मैं कैसे सोच सकता हूं कि मैं अपनी गृहस्थी चलाऊंगा। उन्होंने आईसीएस करने के बावजूद भी किसी अंग्रेजों की गुलामी नहीं की और देश के लिए अपने आप को समर्पित किया। हमारे देश के कितने जवान बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। हमें बॉर्डर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आज हमें मरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज ज़रूरत है देश के लिए जीने की। हम देश के लिए जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए भी ठीक से नहीं जी रहे, अपने मम्मी पापा के लिए भी ठीक से नहीं जी रहे। पहले वेकेशन होता था, नाना नानी, दादा दादी के घर जाने की इच्छा होती थी और सब मिलके खेलते थे, साथ रहते थे, दादा दादी को कितना अच्छा लगता था। आज 1-2 दिन के लिए दादा दादी के पास चले भी गए, लेकिन टाइम कितना देते हैं? दादी सोचती रहती अभी बात करेगा, अभी बात करेगा, लेकिन ये छोटा सा मोबाइल है जो मुक्ति नहीं करता है। दूसरा, मेंटल हेल्थ। वैसे बहुत सी बातें हमारे डॉक्टर राजेश भाई भी कहेंगे। मेंटल हेल्थ माना मन को अच्छे विचारों में रखना, खुश रखना, क्योंकि खुशी जीवन की बहुत बड़ी निधि है, संपत्ति है। जो खुश है वो खुशी बांटता है, जो खुश है वो स्वस्थ रहता है। आज देखा गया है युवाओं के अंदर उदासी, भय और एक सबसे बड़ी बात बोरियत। थोड़ी देर में कहीं बोर होने लगते हैं, थोड़े समय में किसी रिश्ते में बोर हो जाते हैं। मम्मी कहती है कभी मंदिर चलो, वहाँ मैं बोर हो जाता हूँ, वहाँ चलो मैं बोर हो जाता हूँ, रिश्तेदारों के यहाँ चलो मैं बोर हो जाता हूँ। पता नहीं 4 रास्ते पे सब खड़े रह के पान के गल्ले पे क्यों बोर नहीं होते, कुछ तो मिलता है। ये जो बोरियत है ये मेंटल हेल्थ की वीकनेस कहेंगे।
क्यों हम जीवन में उदास होते जा रहे हैं? कुछ समय पहले आपने सुना होगा, हैप्पीनेस इंडेक्स जारी हुआ था। कुछ सालों से पूरे दुनिया के देशों का एक हैप्पीनेस इंडेक्स जारी हो रहा है, जिसमें छोटे छोटे देशों को भी हमारे से ज़्यादा हैप्पी कंट्री माना गया है। भारत का नंबर 126वां है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं हम मन के शक्तियों को न पहचानते हैं न बढ़ा पा रहे हैं। मन के जीते जगत जीत है, मन के हारे हार है। अगर संसार की कोई भी एग्जामिनेशन में हम हार भी गए, लेकिन अगर मन में एक आत्मविश्वास रखा तो हम फिर उठ खड़े होते हैं। क्या हुआ? धन चला गया, क्या हुआ? किसी का साथ छूट गया, क्या हुआ? कोई जॉब चली गई। अपने मन को फिर भी हम जोड़ के रखते हैं तो एक द्वार बंद होता है तो कई द्वार खुल जाते हैं। और इसीलिए उस आशावादिता की तरफ चलना कि जीवन में और भी बहुत स्कोप है, इसकी आज हम सबको ट्रेनिंग लेनी है। और ये जो सेंटर है, यहाँ पर क्या किया जाता है? उसी आत्म ज्योति को जगाने की कोशिश की जाती है। आप बाकी सारे काम कीजिए, लेकिन 20 मिनट के लिए खुद के साथ बात करिए और अपने आप को याद दिलाइए, तू ईश्वर की सुंदर रचना है, तू कमज़ोर नहीं है, तू एक विशेष रूप से धरती पर एक स्पेशल पर्पस से भेजा गया प्राणी है। इत्तेफाक से हम सब दुनिया में नहीं आ गए हैं, हमारा आना कोइंसिडेंट नहीं है, हमारा आना है एक विशेष उद्देश्य से। तो हम खोजें, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्या क्या कर सकता हूं, कितनी संभावनाएं हैं और हम क्या कर रहे हैं। और साथ साथ खेल की जो भारत के पारंपरिक खेल थे, उसमें मैदान में जाना, टीम के साथ पहले टीम बनाना, खेलना, हार जीत दोनों में चलना, कभी हार तो कभी जीत, ये दोनों की अलग अलग अनुभूति होती है। लेकिन देखो, जीतने वाली टीम भी हारने वाली टीम के कैप्टन से सबसे पहले हाथ मिलाते हैं ना, ये के नज़दीक रखता है। लेकिन आज कभी कभी हम मैदान के खेल भी आज बच्चे भूलते जा रहे हैं। स्वस्थ रहने के लिए खेलों का बहुत महत्व है। खिलाड़ी बहुत सी और भी गुणों की अपने जीवन में बढ़ोतरी करता है। तो हम सभी खेलें, कुछ समय तो ज़रूर घर से बाहर निकल के मैदान में कुछ न करे तो दौड़ लगाएं, जंप लगाएं। हमारे पारंपरिक खेल जो हम बचपन में खेला करते थे, गुल्ली डंडा है ना, और क्या क्या, हॉकी, और आज उन खेलों की इतनी ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं है। स्कूल या कॉलेज या पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा टेनिस खेल ले, शतरंज खेल ले, क्योंकि उसमें आगे बहुत नेम फेम मनी सब कुछ मिलता है। तो इस Y20 के माध्यम से कई स्थानों पर कंपटीशन का, फेस्टिवल्स का भी आयोजन हो रहा है, टूर्नामेंट का भी आयोजन हो रहा है। अभी नेक्स्ट मंथ में कोटा जा रही हूँ, जो एक राजस्थान का पूरे देश का एजुकेशन हब है। वहाँ बहुत सारे शिक्षण संस्थानों के बीच में एक बहुत सुंदर 3 दिन का खेल का फेस्टिवल रखा हुआ है। आए कि हम अपने देश को आगे ले जाने के लिए क्या करेंगे, और आपको दिए हुए फॉर्म में भी आप ये ज़रूर भरेंगे, तब ये Y20 की संकल्पना देश की और हमारे देश के नेतृत्व की जो भावना है वो साकार होगी। और ब्रह्मा कुमारीज़ के द्वारा आपको जिस भी प्रकार का सहयोग मिलता है, आपके लिए प्रोजेक्ट बनाए जाए, उसमें भी आप शामिल होके और इन शक्तियों को बढ़ाएंगे। धन्यवाद। ओम शांति। खूब 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 धन्यवाद आदरणीय गीता दीदी। યુવાનીને કઈ દિશામાંથી